हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आप ये लेक्चर देख रहे हो वीडियो में, लाइव में नहीं, क्योंकि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस टाइम पे। बट मैं चाहता हूँ कि जो रूटीन है 7 PM पे लाइव आके लेक्चर देखने का, वो रूटीन हमारा इसी तरह से बना रहे। सो कल आप लोगों को पता होगा कि हमने आईओसीएल का ड्रीम बैच लॉन्च कर दिया है। तो कल जब मैं प्रैक्टिस टू परफेक्शन का सेशन ले रहा था और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था, तो आपको याद होगा कि मुझे बीच में ही जो सेशन है वो रोकना पड़ा, बिकॉज 8 बजे आईओसीएल के बैच का लॉन्च था। आई होप आप सबने आईओसीएल के ड्रीम बैच में सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा। जिसने नहीं लिया, आज ले लेना। इस सीरीज के डिस्क्रिप्शन में भी आईओसीएल ड्रीम बैच का लिंक अवेलेबल है। अंकुर 073 कोड को यूज करके आपको वो ड्रीम बैच ले लेना है, और लेने के बाद आपको मुझे बताना है कि सर मैंने अंकुर 073 कोड यूज करके बैच ले लिया है। उसके बाद मैं आपको अपने आईओसीएल बैच के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहां पर आपको और भी कई सारे एडिशनल बेनिफिट दिए जाएंगे मेरी तरफ से, जो बच्चे अंकुर 073 कोड से सब्सक्राइब करेंगे उन सभी को। ठीक है। तो गाइस, ये क्वेश्चन हमारा कल रह गया था, एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने बता दिया था कि सीओ शिफ्ट कन्वर्टर का काम CO2 बनाना और हाइड्रोजन बनाना होता है। CO2 को स्ट्रिप करना नहीं होता है। CO2 को हम स्ट्रिप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द PSA, और उसके बाद फिर उस CO2 को हम डायरेक्ट यूरिया सिंथेसिस में यूज करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और ये एग्जैक्ट प्राइमरी रोल है सीओ शिफ्ट कन्वर्टर का, जो मैंने बोला था कि आप अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लेना। तो कन्वर्ट द CO टू CO2 एंड एडिशनल हाइड्रोजन वाया द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट रोल है। तो इस एग्जैक्ट रोल को आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। याद रखना कि सीओ शिफ्ट कन्वर्टर एडिशनल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो मेन हाइड्रोजन है वो स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग ने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दी है। लेकिन अब उस हाइड्रोजन के रेशो को बढ़ाने के लिए, एडिशनल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए सीओ शिफ्ट कन्वर्टर काम करता है। तो एडिशनल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है वाया द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, और CO को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दो इसके मेन रोल होते हैं CO शिफ्ट कन्वर्टर के। तो ये आप ध्यान रखना, PSU में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा जरूर, और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी इस चीज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर ऑप्शन सी और डी बिल्कुल गलत थे, कल मैंने बताए भी थे कि टू मैथनेट CO एंड CO2 टू प्रिवेंट कैटालिसिस पॉइजनिंग इन द रिफॉर्मर, ऐसा नहीं है। कैटालिसिस पॉइजनिंग मेनली सल्फर करता है, जिसके लिए हमें डीसल्फराइजेशन करना जरूरी है। और ऑप्शन डी है टू सिंथेसाइज अमोनिया बाय कंबाइनिंग शिफ्टेड गैसेस विद नाइट्रोजन, तो ये भी सही नहीं है। तो CO शिफ्ट कन्वर्टर का काम सिर्फ और सिर्फ है CO को CO2 में कन्वर्ट करना और एडिशनल हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना बाय द हेल्प ऑफ द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है। तो दीज आर द मेन प्राइमरी पर्पसेस ऑफ द CO शिफ्ट कन्वर्टर। आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चन नंबर 7 की लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो लाइव की तरह ही आपको 60 सेकेंड्स पूरे दिए जाएंगे क्वेश्चन पढ़कर अटेम्प्ट करने के लिए, और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, सो गाइस टाइम इज अप। आई होप आप सबने अभी तक सोच लिया होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर। तो हाई पेरेंटल नंबर वाले जो फ्लूइड होते हैं, जिनका पेरेंटल नंबर बहुत ज्यादा होता है, पेरेंटल नंबर टू मच ग्रेटर देन 1, ये लगा लो कि पेरेंटल नंबर 100 से पेरेंटल नंबर 1000 वाले फ्लूइड,
exhibit a thinner thermal boundary layer relative to its momentum boundary layer in external flow। ठीक है, उनका थर्मल बाउंड्री लेयर थिन क्यों होता है इन कंपैरिजन टू द मोमेंटम बाउंड्री लेयर। तो गाइस यहाँ पर हमें समझना है कि पेरेंटल नंबर होता क्या है। पेरेंटल नंबर होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। एंड अगर पेरेंटल नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसका मतलब हीट के कंपैरिजन में मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट आसान है, और अगर मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट आसान है और विस्कोसिटी ज्यादा है, क्योंकि पेरेंटल नंबर होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी जो कि म्यू बाय रो है, तो विस्कोसिटी ज्यादा है। तो ऐसे ऑयल्स जो ज्यादा विस्कस होते हैं उसमें जो हमारी मोमेंटम बाउंड्री लेयर होती है वो ज्यादा बनती है, और जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो स्प्रेड हो जाती है। एक थिकर हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बनती है ऐसे फ्लूइड्स में, क्योंकि बाउंड्री लेयर का बनना एक विस्कस इफेक्ट को दिखाता है। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शनल या विस्कस इफेक्ट होगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट सरफेस का और विस्कस इफेक्ट फ्लूइड का, तो जितना ज्यादा विस्कस इफेक्ट होगा उतना ज्यादा दूर तक बाउंड्री लेयर हमारी बनेगी, क्योंकि विस्कस इफेक्ट्स को धीरे 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 जीरो होने में और लास्ट लेयर आने में, जहां पे कि हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है, उसमें काफी टाइम लगेगा, मतलब हाइट ज्यादा होगी, और ऐसे में मोमेंटम बाउंड्री लेयर ठीक हो जाएगी। जबकि थर्मल बाउंड्री लेयर बनती है डिपेंडिंग अपॉन द थर्मल डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा है, जो कि थर्मल डिफ्यूजिविटी है, वो इन कंपैरिजन टू मोमेंटम डिफ्यूजिविटी बहुत ही कम है, जिस वजह से आपकी जो थर्मल बाउंड्री लेयर होगी वो काफी थिन बनेगी इन कंपैरिजन टू द मोमेंटम बाउंड्री लेयर। तो सीधा सीधा पेरेंटल नंबर के साथ ये चीजें रिलेट करती है। तो ऑप्शन ए है बिकॉज थर्मल डिफ्यूजिविटी डोमिनेट्स स्प्रेडिंग हीट फास्टर देन मोमेंटम। ये रिवर्स लिखा हुआ है, एक्चुअली में मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डोमिनेट्स एंड मोमेंटम डिफ्यूजेस या मोमेंटम स्प्रेड्स फास्टर देन हीट, ये होना चाहिए। ऑप्शन बी है बिकॉज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इज हाइयर अलाउइंग वेलोसिटी ग्रेडियंट्स टू एक्सटेंड फार्दर देन टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट्स का रोल जहां तक है, क्योंकि जिस रीजन में टेम्परेचर ग्रेडियंट्स एग्जिस्ट करेंगे उसी रीजन को आप थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलते हो, और जिस रीजन तक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करते हैं उसी रीजन को आप मोमेंटम बाउंड्री लेयर या हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बोलते हो, है ना। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट का रीजन थर्मल ग्रेडियंट के रीजन से ज्यादा है, एक्सटेंड करता है, ओके, तो ऐसे में मोमेंटम बाउंड्री लेयर विल बी थिकर इन कंपैरिजन टू द थर्मल बाउंड्री लेयर। और ऐसा कब होता है, जब मोमेंटम डिफ्यूजिविटी थर्मल डिफ्यूजिविटी से ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना गाइस, अगर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ज्यादा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा बड़े रीजन में एक्सटेंड करेंगे, जिससे हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ जाएगी। ओके, और इन द सेम वे अगर मान लो थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा बड़े रीजन में एग्जिस्ट करेंगे, ओके, और इस वजह से थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जब पेरेंटल नंबर बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन सी देख लेते हैं। बिकॉज द फ्लूइड्स विस्कोसिटी रिड्यूसेस द थर्मल कंडक्शन विद इन द लेयर। फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी होती है वो थर्मल कंडक्शन रिड्यूस कर देती है। एक्चुअल में विस्कोसिटी का जो काम है गैस, वो मोमेंटम बाउंड्री लेयर से है। अगर फ्लूइड्स हमारा विस्कस रहेगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स हमें देखने को मिलेंगे, तो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो एक्चुअल में हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी है बिकॉज हाई पेरेंटल सप्रेसेस टर्बुलेंस कन्फाइनिंग द थर्मल लेयर। टर्बुलेंस की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम टर्बुलेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यह जो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर की बात करते हैं ना, ये लेमिनार फ्लो के लिए बात करते हैं, टर्बुलेंट के लिए बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये लेमिनार पे बेस्ड है, टर्बुलेंट पे बेस्ड नहीं है। और वैसे भी जो पेरेंटल हम डिफाइन कर रहे हैं, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये लेमिनार के लिए डिफाइंड है, टर्बुलेंट के लिए डिफाइंड नहीं है। टर्बुलेंट के केस में तो फिर हमें एडी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और एडी थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करनी पड़ेगी। तो टर्बुलेंसी की तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप आप सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
Go for it. You have 1 minute to think and answer. Okay, so guys, 1 minute is over. Binary distillation है, इक्विलिब्रियम स्टेजेस है विद इन द कॉलम, दो फेजेस है वेपर एंड लिक्विड ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द सिंपल फेज रूल? तो सिंपल फेज रूल होता है गाइस एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू. तो दो कंपोनेंट है, दो फेजेस है, तो गाइस डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे टू. दो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, और इन दो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि दो वेरिएबल्स को हम फ्रीली एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो डिस्टिलेशन के अंदर जनरली प्रेशर तो डिफाइन होता है, 1 एटमोसफेयर होता है. तो हम एडजस्ट कैसे करते हैं? हम टेम्परेचर को फ्रीली मूव करते हैं, और हम देखते हैं कि एक डिस्टिलेशन के अंदर नॉर्मली टेम्परेचर वेरी करता है ना. जब हम टीएक्सवाई डायग्राम की भी बात करते हैं, तो वहां पे प्रेशर 1 एटमोसफेयर पे पूरा टीएक्सवाई डायग्राम बनाते हैं और टेम्परेचर को वेरी करवाते हैं. एक बॉइलिंग रेंज हमें देखने को मिलती है. ठीक है. और अगर आपको याद होगा टीएक्सवाई डायग्राम में, तो हम सबसे पहले जो इनिशियल बॉइलिंग रेंज है वो कैसे निकालते हैं? एक गिवन प्रेशर पे जब हम हीट देते हैं और मिक्सचर बॉयल करता है, तो उस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है पहले वो निकालते हैं, और फर्स्ट वेपर की मोल फ्रैक्शन क्या बनी है वो निकालते हैं. तो टेम्परेचर एंड वेपर फेज कंपोजिशन को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर डाटा एंड द लिक्विड मोल फ्रैक्शन डाटा. ठीक है. तो इस तरह से जनरली किसी भी दो वेरिएबल को डिफाइन करके हम बाकी के दो वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं. और इन जनरल जो मैंने आपको बताया टीएक्सवाई डायग्राम में क्या करते हैं, हम प्रेशर को डिफाइन कर देते हैं, लिक्विड मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर देते हैं, और उससे टेम्परेचर वैल्यू निकाली जाती है और इनिशियल वेपर की मोल फ्रैक्शन निकाली जाती है. ठीक है. उसके बाद फिर जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, तो टी एक्स वाई तीनों ही वेरी करते हैं. एक गिवन टेम्परेचर पे फिर एक्स देखते हैं और वाई देखते हैं. ठीक है. तो उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर डिफाइन करते रहते हैं, वैसे वैसे एक नया सेट एक्स और वाई का आता रहता है. तो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब दो वेरिएबल हम फ्रीली मूव करवा सकते हैं, वेरी करवा सकते हैं थ्रू आउट द डिस्टिलेशन. ये फ्रीडम हमें मिलती है. दो वेरिएबल्स को मूव करने की, चेंज करने की, वेरी करने की फ्रीडम हमें बाइनरी डिस्टिलेशन में मिलती है, जो कि एक बाई वेरिएंट सिस्टम है. ठीक है. तो द राइट आंसर इज बी, दैट इज टू. आगे बढ़ते गए लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10. गो फॉर इट. ओके, सो गाइस टाइम इज अप. तो विच फैक्टर लीस्ट अफेक्ट्स डेप्रिसिएशन? कौन सा फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को सबसे कम अफेक्ट करता है? सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेनेंस कॉस्ट. जनरली डेप्रिसिएशन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी के लिए यूज की जाती है. वो पैसा जो प्लांट को बनाने में लगा बिफोर द टाइम टी इज इक्वल टू जीरो,
उसकी डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। बट होता क्या है, ओवर द पीरियड हम उस इक्विपमेंट पे और भी पैसा लगाते रहते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट, या फिर कुछ उसमें एनहांस करवाना है, नई उसमें टेक्नोलॉजी करनी है, अपग्रेड करवाना है, तो वो कॉस्ट भी उसमें आता रहता है। और ये कॉस्ट भी हम क्या करते हैं, जिस साल हमने किया उस साल के हमारा जो बुक वैल्यू है उसमें ऐड कर देते हैं, और फिर इस कॉस्ट को भी हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द इयर्स, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करता है। दूसरा, एसेट्स इनिशियल कॉस्ट। आप कोई भी मेथड उठा के देख लो, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, सम ऑफ दियर डिजिट्स मेथड, सभी में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा मुझे चाहिए वो है वी नोट, मतलब कि एसेट्स की इनिशियल कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, ये तो ग्रेटली अफेक्ट करता है हमारी डेप्रिसिएशन को, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एसेट की लोकेशन। अब एसेट की लोकेशन ग्रेटली अफेक्ट डेप्रिसिएशन को एज सच नहीं करती है ना, क्योंकि जनरली लोकेशन पूरे प्लांट में कहीं पर भी हो, है ना, लोकेशन के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं होती है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है इनिशियल वैल्यू, जो कि लोकेशन के इंडिपेंडेंट है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है सर्विस लाइफ, जो कि जनरली लोकेशन पे इंडिपेंडेंट होगी। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होती है सैल्वेज वैल्यू, जो कि अगेन लोकेशन के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद जो फ्यूचर में अपग्रेडेशन या मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट होने भी वाला है, वो भी जनरली लोकेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है। हाँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे आपने मान लो ओपन में कर दिया है, और सराउंडिंग या फिर बारिश आ रही है या कुछ हो रहा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा अगर केस है, तो यस, उसमें वेर एंड टियर जल्दी होगा या जल्दी डेप्रिशिएट करेगी रियल्टी में, और सर्विस लाइफ कम हो जाएगी, सैल्वेज कम हो जाएगा, हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसेट की लोकेशन बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करती, कर सकती है कुछ केसेस में, बट इन जनरल डेप्रिसिएशन को लोकेशन वाइज अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है जो कि पेपर में होती है, इसीलिए। एंड डी ऑप्शन है एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। तो गैस सैल्वेज वैल्यू तो डेफिनेटली अफेक्ट करती है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को। तो इन चारों ऑप्शन को आपस में कंपेयर किया जाए, तो चारों में से जो ऑप्शन सी है वो ग्रेटली अफेक्ट करता है डेप्रिसिएशन, सॉरी, लीस्ट अफेक्ट करता है डेप्रिसिएशन को, बिकॉज बाकी तीनों का अफेक्ट फिर भी डेप्रिसिएशन पे रहता है, बट एसेट की लोकेशन का अफेक्ट डेप्रिसिएशन पर सबसे कम रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, दैट इज ऑप्शन सी। Depreciation primarily depends upon the initial cost, salvage value and useful life. Location is generally not a direct factor. डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, ठीक है। एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है, आईओसीएल का ड्रीम बैच लॉन्च हो गया है। अर्ली बर्ड प्राइस है 2499। तो इस 2499 के प्राइस में एनरोल करके जल्दी से आईओसीएल ड्रीम बैच में अपनी जो सीट है वो रिजर्व करो। और याद रखना, एनरोल करते टाइम आपको कोड यूज करना है अंकुर073, किसी और कोड से एनरोल नहीं करना है। गेट का सब्सक्रिप्शन, आई नो कि आपसे किसी ना किसी गलत कोड से अगर हुआ भी है, तो भी एटलीस्ट आईओसीएल के अंदर राइट कोड यूज करके आप अपना सब्सक्रिप्शन लो। सो टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड अंकुर073 एंड बिगिन योर जर्नी इन माई गाइडेंस। मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है आईओसीएल ड्रीम बैच का, उसमें ऐड कर दूंगा, तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मुझे अपडेट करना मत भूलना। एंड गाइस, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, ओके। एंड सुपर 30 बैच 2027 के लिए लॉन्च हो गया है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया सुपर 30 में, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड जय भारत।